जो हमारी महिलाओं के लिए जो हक और अधिकार हमारे संविधान में दिए गए, अगर मैं थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लूं कि हमारे संविधान में इनके लिए क्या हक और अधिकार दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 13 है, हमारे संविधान की आर्टिकल 13 में कहती है कि मौलिक अधिकारों से असंगत अगर स्त्रियों के लिए या किसी के लिए भी अगर कोई भिन्न चीज लिखी हुई है तो वो अपने आप जो है वो शून्य हो जाएगी। और साथ ही वह व्यक्ति जो मौलिक अधिकारों से वंचित हो रहा हो, अगर किसी धार्मिक ग्रंथ में कुछ लिखा है या बाद में कोई लिख दिया जाता है तो वो सब शून्य हो जाएंगे। और अगर फिर भी वो किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वह व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके रिलीफ पा सकता है। और आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट में याचिका दायर करके मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वो उनको पा सकता है। ऐसी व्यवस्था है। और जो समता का मौलिक अधिकार स्त्रियों को और साथ में सभी लोगों को मिला हुआ है, वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में मिला हुआ है। यानी आर्टिकल 15 भारत देश की कहती है कि जाति से, वंश से, लिंग से, भाषा से, जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ विभेद नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 15 कहती है, तरह से नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 कहती है कि लोक नियोजन में सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा, स्त्रियों को भी समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसा हक और अधिकार लिखा है संविधान में, हालांकि मिला नहीं है। और इसी प्रकार से आर्टिकल 17 कहती है कि किसी भी के साथ अस्पृश्यता नहीं की जाएगी, अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, आर्टिकल 17 कहती है। लेकिन आज भी जो है ना, नारियों के साथ, मूल निवासी समाज के साथ आज भी अस्पृश्यता का व्यवहार हो रहा है। आर्टिकल 19 से 22 ये स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सबको मिला हुआ है। आर्टिकल 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। और साथ ही जो है भारत देश में कहीं भी स्त्रियों को भी, मूल निवासी समाज को, सबको कहीं भी निवास करने का, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने का, रहने का अधिकार आर्टिकल 19 देती है। और उधर अभी देखे होंगे रामायण कहती है कि अगर स्त्रियों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा तो वो बिगड़ जाएंगी। आर्टिकल 21 कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सबको है, यानी स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाना चाहिए। 14 साल तक उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलना चाहिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उनको। साथ ही आर्टिकल 21 ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रही है नारियों के लिए, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार है। यानी महिलाओं के साथ हर व्यक्ति आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करेगा, ऐसा उनको संविधान में अधिकार मिला हुआ है। नीति निर्देशक तत्व की आर्टिकल 39 कहती है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। और उधर मौलिक कर्तव्य की आर्टिकल कहती है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी ऐसी सारी प्रथाओं का हमको त्याग कर देना है जिनमें से स्त्रियों का सम्मान न मिल रहा हो। तो साथियों, इसी प्रकार से जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका में 1/3 नारियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने तो ये एक शार्ट समरी प्रस्तुत किया भारत के संविधान में नारियों के लिए, मूल निवासी समाज के लिए, यानी बृहद रूप से उनके हक और अधिकार उनको दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि बाबा साहब तो बहुत ही बुद्धिमान पर्सनालिटी थी, उनके सामने संविधान सभा के सारे अपर कास्ट के सदस्यों की एक नहीं चलती थी। बाबा साहब ने SC ST को आरक्षण तो प्रदान करा दिया, परंतु जब एन के एन प्रकार बड़े संघर्ष के बाद 40 साल के बाद जब 1992 में OBC को आरक्षण 27% की घोषणा हुई और इधर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो कहीं 27 कहीं 14 इस प्रकार का दिए। तो जब OBC को आरक्षण मिलने की बात आ गई तो अपर कास्ट के दिमाग में ये बात आई कि 27% OBC को और 22% जो है SC को, 7.5% जो है यानी 15% SC को, 7.5% ST को, अगर ये मिलाकर 49.5% मूल निवासी समाज को अगर आरक्षण मिल जाएगा तो अपर कास्ट ने सोचा कि इस देश से यानी सत्ता में भागीदारी मूल निवासी समाज हासिल कर लेंगे, उनका एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। तब उनने एक तरकीब सोची LPG की, जिसका अभी आपने जिक्र किया। LPG का उनके दिमाग में यह सल्यूशन आया
कि अगर हम इस देश के सभी शासकीय संस्थानों का निजीकरण कर दें तो स्वमेव यानी आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर निजीकरण कर देते हैं तो उसमें आरक्षण का प्राविधान नहीं रहेगा, ऐसा उनका मानना है। हम लोगों का ऐसा मानना नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि अगर आरक्षण की व्यवस्था है तो चाहे शासकीय हो चाहे निजी हो, सब में होना चाहिए। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को भी देखें तो उसके आधार पर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसको सस्ते दाम में 1 रुपया एकड़ के हिसाब से हमारी सरकारों ने उनको जमीन दिया है, उनको फ्री में इलेक्ट्रिक देती है, फ्री में जो है उनको तमाम सुविधाएं मुहैया कराती हैं। तो साफ साफ हमारे संविधान में लिखा है कि अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, संस्था को अगर शासकीय किसी प्रकार की एड मिलती है तो उसमें आरक्षण का प्राविधान पूरी तरह से बनता है। परंतु उनने यही उपाय सोचा कि जल्दी जल्दी 51% से ज्यादा, 50% से ज्यादा शेयर प्राइवेट को बेच दो और ये शासकीय कंपनियां इनको सबको प्राइवेट कर दो तो उसमें आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। इसलिए उस दिशा में जो उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी उस पथ में चली और इसके बाद आज की जो सरकार है वह और यानी बड़े कदम बढ़ा करके निजीकरण करने जा रही है। यानी मुझे लगता है इस देश में एक भी गवर्नमेंट संस्थान आने वाले दिनों में बचने वाला नहीं है। तो महिलाएं क्या, मूल निवासी समाज ये सारा का सारा जो है वो अपने हक और अधिकार प्राप्त करने को उसको नहीं मिलेगा। अभी आप देखे होंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी की जो उनने पोस्टिंग की, 3 बार उनने ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्टिंग कर दी। यानी लैटरल एंट्री के द्वारा, कोई सिविल सर्विसेज नहीं, लैटरल एंट्री के द्वारा वो लोग जो 15 साल किसी कंपनी के चेयरमैन रहे हो उनको जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया जाता है। तो मूल निवासी समाज के साथ या स्त्रियां कितनी है जो चेयरमैन होंगी किसी प्राइवेट कंपनियों में जिनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जाएगा। यानी आने वाले दिनों में मुझे लगता है जो कैबिनेट होगा वह भी एक विशेष विचारधारा के लोगों को बैठा दिया जाएगा। ये सांसद और विधायक ये सब ऐसे चुन के आएंगे, इनसे कैबिनेट बनाया ही नहीं जाएगा। अगर ये जो सारी हमारी महिलाएं हैं, 50% महिलाएं हैं, ये मूल निवासी समाज के साथ, उनके साथ दोहरा दुर्व्यवहार हो रहा है। एक तो पुरुष प्रधानता के कारण उनके साथ अन्याय हो रहा है और साथ ही मूल निवासी समाज की वो भी होने के कारण उनके साथ वह अन्याय भी हो रहा है। तो सबसे ज्यादा इस देश में नारियों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन वो लोग धार्मिक चीजों से वो इतना प्रेरित हैं कि उनका मस्तिष्क जो है, जो उनको छलता है, जो उनके पैर में कुल्हाड़ी मारता है, उन्हीं के साथ उनका मन बसा हुआ है। तो मेरा सारे इस देश की नारियों से मेरा ये आग्रह है कि वो सारे लोग यानी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हकों को प्राप्त करने के लिए वो सब जो ये जाति रूपी 20 जातियों में हमारी महिलाओं को भी बांट दिया गया, वो एक नहीं हो पा रही हैं। तो हम सब मनुष्य हैं, हम मूल निवासी समाज के लोग हैं। ज्योतिबा फुले ने कहा है कि हम इस भारत देश के मूल निवासी हैं, हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए। तो हमारी समस्त नारियों को यानी जाति में जो हमें बांटा उसको छोड़ देना चाहिए, हम सबको मूल निवासी बन जाना चाहिए और हमारी सारी नारियों को मूल निवासी बन करके और अगर वो यथोचित डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल संगठनों से अगर वो जुड़ती हैं, जैसे कि आज हमारे पास अगर पढ़ी लिखी हमारी महिलाएं हैं तो उन पढ़ी लिखी महिलाओं को मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ में आकर के उनको अपने हक और अधिकार को डेमोक्रेटिक ढंग और यहाँ पर अवसर की अधिकता है और अवसर की समा है, ऐसा नार्व वाला कोई भी संगठन नहीं है। वाम सेप में आकर के हमारे कर्मचारी आकर के जुड़ करके उसमें काम कर सकते हैं, कर्मचारी कल्याण महासंघ से और भी जो इस प्रकार के डेमोक्रेटिक के हमारे संगठन है उनके साथ जुड़ करके वो संगठित होकर के संघर्ष करके अपने हक और अधिकार प्राप्त कर सकती है। सर, इस संदर्भ में मैंने एक जो प्रयोग किया है उस प्रयोग को मैं शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर मध्य प्रदेश के सतना जिले को मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर प्राइमरी से लेकर के प्रिंसिपल तक के पूरे जिले के कांटेक्ट नंबर मेरे पास हैं। तो स्त्रियों के भी कांटेक्ट नंबर हैं। कोरोना टाइम में मैं घर में रहा, उस समय में 18-18 घंटे में फोन करके संपर्क करता था, उनके हालचाल पूछता था। तो मैं स्त्रियों को भी, लेडीज को भी जो टीचर थी तो मैं उनको फोन लगाता था। तो आपको हाल ये मैं बताऊं कि जब मैं उनको फोन लगाता था तो लेडीजों के बहुत के फोन तो उठते नहीं थे। अगर कभी कोई फोन उठता था तो पुरुष लपक करके उस फोन को उठाता था और फिर वो पूछता था कि कौन हो। कोई कोई पुरुष नाराज हो जाता था कि तुम फोन कैसे लगा दिए मेरी पत्नी को। तो इस प्रकार से यानी आज भी जो ये ब्राह्मणी व्यवस्था में हमारे ही लोगों का माइंड ऐसा सेट हो गया है कि नारियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना ही नहीं चाहते हैं, उनका वो परिचय लोगों से होने ही नहीं देना चाहते हैं, वो किसी से बात नहीं कर सकती हैं।
तो जब ऐसी स्थिति हमारे समाज की अपर कास्ट के आर ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने सेट कर दिया है, अब सवाल पैदा होता है कि इस व्यवस्था से बाहर कैसे हूं। तो बाबा साहब का जो प्रयोग उनने किया था, उनने 18 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा कि 18 लोग अगर पढ़े लिखे लोग इस देश में लौट के आएंगे तो ये लोगों को जागरूक करेंगे, और फिर उन लोगों ने जरा भी जागरूक करने का काम नहीं किया। तो मुझे भी लगता है कि जो हमारे समाज की जो नारियां जो पढ़ी लिखी हैं, उनमें से अगर कुछ भी समझदारी रखती हैं तो उन लोगों को यानी शहीद होने के लिए आगे आना पड़ेगा। जिस प्रकार से बाबा साहब हमारे जो हैं, पेरियार साहब, उधर राम स्वरूप वर्मा हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हैं, इन लोगों ने अपने आप को शहीद कर दिए इस समाज का निर्माण करने के लिए। अगर हमारे बीच से कुछ महिलाएं इस प्रकार की निकल करके आती हैं और वो इन नारियों को समझाने का काम करती हैं, तो निश्चित रूप से यानी हमारा समाज जो है, हमारी नारियां कंधे से कंधा मिला करके इस मूल निवासी समाज के साथ चलेंगी। तो मेरा मानना जी जी। यही है कि बड़ा कठिन काम है, और ये कठिन काम केवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल वाम से मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ जैसे संगठनों से जुड़ करके ही संगठित कर करके ये काम किया जा सकता है। सर, जो मुझे इस समाज का निर्माण करने में जो मुझे सबसे बड़ी कठिनाई महसूस होती है, वह कठिनाई ये है कि आज की इस महंगाई के युग में उस ब्राह्मणी व्यवस्था ने इतनी महंगाई पैदा कर दी है कि हम अपने लोगों को जागरूक करने के लिए हम 4 व्हीलर यूज करने लायक नहीं है। अगर हम रात के भी जाकर के कर्मचारी होकर के काम करना चाहें तो हमारे पास 4 व्हीलर में पेट्रोल और डीजल डलाने का पैसा नहीं है। बाइक से हमें जाने का, रोज दौड़ने का, रात के नहीं दौड़ सकते हैं। तो जो मुझे समस्या नजर आती है, इस मूल निवासी समाज के पास पैसे की बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है। तो इस पैसे की समस्या को हम बूंद बूंद करके सागर को भर सकते हैं। तो मेरा सारे मूल निवासी समाज से निवेदन है कि जैसा हमारे महापुरुषों ने कहा था कि अपने आय का 5% हम इन अपने संगठनों को दें। 5% नहीं दे रहे हैं तो हम देना सीखें, 1%, आधा % से हम देना शुरू करें, आदत डालें। और अगर हमारे संगठन के पास पर्याप्त मात्रा में धन आता है तो हम उस धन के द्वारा हम टैलेंट पैदा कर लेंगे, और साथ में हम फिजिकली लोगों को तैयार कर लेंगे, और हम अपनी महिलाओं को जागरूक कर लेंगे। इतनी महिलाएं जागरूक कर लेंगे कि हम अपनी महिलाओं को मास्टर ट्रेनर बना लेंगे, और फिर वो मास्टर ट्रेनर महिलाओं के बीच में जाकर के वो उन्हें संगठित कर लेंगी, संघर्ष करेंगे और शासन सत्ता में अपने हक और अधिकार को प्राप्त कर लेंगी। तो मेरा यही कहना है कि हमारे इस मूल निवासी समाज को ट्रिपल टी देना चाहिए: टाइम, ट्रेजेडी, टैलेंट। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।